सो हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स देखा था, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस देखा था। और हम लोग ने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी देख लिया था। ठीक है। सो इस लेक्चर में विल टॉक अबाउट बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरों के लिए बेसिक होगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एडवांस लेके जाने की कोशिश करेंगे। प्लस हम थोड़ा सा जानेंगे कि आज तक रटते आए हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। ठीक है। फॉर्मूला रट लिया और मैथ्स टीचर को पूछा होता क्या है, वो उन्होंने बोला भाई स्प्रेड ऑफ डेटा या डिस्पर्जन। डेटा कितने तरीके से स्प्रेड है, कैसे स्प्रेड है। ठीक है। वो होता है वेरिएंस। तो भाई हमने भी रट लिया कि भाई स्प्रेड होता है भाई। लेकिन होता क्या है, कुछ तो बताओ। तो एक्चुअल में देखेंगे कि होता क्या है, स्प्रेड मतलब क्या, स्प्रेड क्या होता है भाई, स्प्रेड मतलब क्या। कोवेरिएंस में सिमिलर तरीके से हम थोड़ा मैथमेटिकल इंट्यूशन जानने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्रिक इंट्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर विथ some some sort of correlation and causation. So let's dive. So in the continuation of previous lecture, पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, कहीं कोई इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाना हिंदी पे। देन ठीक है। सो देख लेते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में हम लोग ने देख लिया था। हम लोग ने देख लिया था पीएमएफ क्या होता है। और रेंज के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिस्क्रीट के केस में तो कैसे निकालेंगे, और डेंसिटी केस में तो रेंज के बीच में ही प्रोबेबिलिटी मेक सेंस करता है, क्योंकि एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो वो बेवकूफ़ी है, चप्पल लेके मारो। ठीक है। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम लोग ने देख लिया था, और कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर ठीक है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बाद एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर हमें हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये हिस्टोग्राम काइंड ऑफ थिंग मिलता है। बेसिकली हम लोग ने एंटायर रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने एक छोटा छोटा बिन बिन डस्टबिन बिन, एक छोटा छोटा बिन या फिर पार्टीशन फॉर्म कर दिया, और हर पार्टीशन के लिए मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। हर एक बिन के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। वेर एज जब मैं यही कॉन्टिन्यूस के केस में जाता हूँ तो वहाँ पे मान लो कि मेरे पास काउंटेबल बिन्स नहीं है, पर इन्फिनाइट अनकाउंटेबल बिन्स है। ये जो छोटे छोटे बिन्स हैं, अब यही छोटे छोटे बिन्स को मैं जब ड्रॉ करने लगूंगा फॉर ईच एंड एवरी इन्फिनाइट पॉइंट्स, सो दैट कम्स आउट टू बी अ स्मूथ कर्व। सो बेसिकली कंटिन्यूस से डिस्क्रीट अगर रैंडम वेरिएबल होता है तो एक्चुअली वो बिनिंग बिनिंग लोग बहुत बार बिनिंग बोलते हैं, और डिस्क्रीट से कंटिन्यूस की तरफ अगर मैं मूव करूंगा तो स्मूथिंग स्मूथिंग कर्व मेरा स्मूथ होता चले जाएगा। सो दैट्स फॉर इट। और ये सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं भाई। ठीक है। या देख लेना। सो हाँ, और एक और चीज़ थी। अगर मेरे को क्यूमुलेटिव फंक्शन दे रखा है और क्यूमुलेटिव फंक्शन से मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताना है, सो दैट इज नथिंग बट, अगर लेट्स से मेरे को क्यूमुलेटिव फंक्शन दे रखा है, मेरे पास क्यूमुलेटिव फंक्शन है। मेरे को अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मेरे को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताना है, सो दैट उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को मैं सम डिफरेंस या अ, आगे पीछे के रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, उन वैल्यूज का यूज करके कुछ माइन सब्सट्रैक्शन करके मैं उसके करस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लेके आ सकता हूँ। ठीक है। क्या सब्सट्रैक्शन, बहुत सिंपल है, एक बार थोड़ा सा पेन पेपर लेके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है। वेर एज अगर मेरे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मेरे पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चाहिए तो बेसिकली मेरे को काइंड ऑफ डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, छोड़ो, आउट ऑफ स्कोप, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड टर्म्स। सो स्टैटिस्टिक्स किस पे लगाओगे, डेटा पे लगाओगे। डेटा टू टाइप का हो सकता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि भाई तुम मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, ये पेंसिल छोटी है, ये बॉटल का ऑरेंज कलर ऑरेंज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वालिटेटिव जो चीज़ों का क्वालिटी बताए क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो चीज़ों की क्वांटिटी बताए न्यूमेरिक टर्म्स में। जब भी मेरे को क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करना पड़ता है तभी मैं स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर सकता हूँ। और काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में भी
देर कैन बी डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा या कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा। डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा और कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा सेम, जो भी हम लोग ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो डिस्क्रीट की डेफिनेशन पढ़ी थी वही है डिस्क्रीट, कंटिन्यूस के लिए वही है कंटिन्यूस। ठीक है, सो सेपरेट पॉइंट्स या काउंटेबल पॉइंट्स या फाइनाइट पॉइंट्स एंड कंटिन्यूस मतलब रेंज ऑफ डेटा। नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आज तक हम लोग पढ़ते आए थे कि भाई मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, तो देख लेते हैं एक बार मीन क्या होता है भाई। जितने भी वैल्यूज हैं मेरे पास स्टैटिस्टिक्स में, जितने भी वैल्यूज हैं मेरे पास सैम्पल सेट में या पॉपुलेशन में, उन सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर दो या नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो, दैट विल बी योर मीन। मीडियन इसेंशियली गिव्स यू मिडिल पॉइंट ऑफ योर सॉर्टेड डेटा। सो डेटा को पहले सॉर्ट कर लो, उसके बाद जो भी आपका मिडिल पॉइंट है दैट इज योर मीडियन। ऑड नंबर पॉइंट्स है, so you will get n plus 1th term will be your median। अगर even number of point है तो n by 2th term और n by 2th plus first term। so n by 2 और उसके अगला वाला टर्म, इन दोनों टर्म पे जो जो वैल्यू आई है उनका एवरेज ले लो, दैट विल गिव यू मीडियन। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू। आपके पास जो भी डेटा सेट है उसमें जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑकर हो रही है वो मोड है। ओके, नाउ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसी चीज की बात कर रहे थे हम। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो देख लेते हैं क्या है। सो सबसे पहले रेंज इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन योर सैम्पल सेट। सो लेट्स से यू हैव सम वैल्यूज। सो जो भी उसमें मिनिमम वैल्यू जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस ले लो, दैट इज योर रेंज। सो कहने के लिए बोल लो कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ है, सो एग्जाम के मार्क्स 0 से 100 के बीच में आ सकते हैं। सो लेट्स से जो भी आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो लेट्स से 33 से स्टार्ट होते हैं, 33, 34, 34.5, 34.7, सो एंड सो फोर्थ, एंड 95, 95.7, 95.2, 95 पॉइंट्स जो भी जा सकते हैं। सो मिनिमम जो भी डेटा पॉइंट होगा आपका उस सैम्पल सेट में, सो दैट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो भी डिफरेंस है दैट इज द रेंज। दैट इज द रेंज। वेरिएंस लोग बोलते हैं क्या कि हर पॉइंट से मीन को सब्सट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर ले लो और ऐसे हर एक पॉइंट के लिए करते रहो, सबका सम करो और डिवाइड बाय एन कर लो। सो दैट इज नथिंग बट वेरिएंस। पर ऐसा करते क्यों है? बोलते हैं कि भाई डिस्पर्जन या फिर स्प्रेड ऑफ डेटा मेरे को बताता है। लेकिन ये तो ठीक है यार, इंग्लिश या हिंदी में बोल दो स्प्रेड ऑफ डेटा या फिर डेटा कितना बिखरा हुआ है, लेकिन भाई इसको समझाओ, दो आगे समझाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज डिफाइंड एज standard deviation. It's a ratio of standard deviation and mean. It's a ratio of standard deviation and mean, and उसको 100 से स्केल अप कर देंगे। so it is used for comparing relative variability of a data set। कैसे, थोड़ा सा हल्का सा मशीन लर्निंग में देख लेंगे एक बार। ठीक है, सो वेरिएंस पे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट how actually variance work, geometric visualization of variance. So variance is essentially this, correct? So let's say there are n points, right? So summation over I equal to 1 to n, summation over I equal to 1 to n, and for every point, um, subtract your mean, and then take a square, take a square of every term, and then uh, sum it up and divide it by n, right? This is your variance. Now this is your variance, okay? दिस इज योर वेरिएंस। नाउ लेट्स इसको इसको क्या करते हैं, थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, करेक्ट? नाउ एक्स आई माइनस म्यू क्या है? एक्स आई माइनस म्यू क्या है? कोई एक वैल्यू होगी, कोई एक नंबर होगा। ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू क्या है? कोई एक नंबर होगा। और लेट्स से ऐसा सोचो, डिस्टेंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम मीन, डिस्टेंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम मीन, कोई डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स आई और या डिफरेंस। ठीक है, एक्स आई और म्यू का डिफरेंस, एक्स आई और मीन का डिफरेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और उसी डिस्टेंस को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर एक मैंने स्क्वायर बना लिया, लेट्स से एक ये स्क्वायर बनाया मैंने जिसका साइड है एक्स आई माइनस म्यू, जिसका साइड है एक्स आई माइनस म्यू, सो इसका एरिया कितना होगा? एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। सो बेसिकली ऐसे सारे स्क्वायर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स होंगे हर एक पॉइंट के लिए। ये आयत एक्स वन माइनस म्यू का कोई स्क्वायर होगा, एक्स टू माइनस म्यू का कोई स्क्वायर होगा, ऐसे सारे स्क्वायर के एरिया को ऐड करके मैं डिवाइड बाय एन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा?
थोड़ा ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास ये 4 डेटा पॉइंट्स है, 0 3 6 7 0 3 6 7। इसका म्यू निकाल लिया, म्यू इज 4, म्यू निकाल लिया, मीन इज 4, ठीक है। मीन निकालने के बाद जब मैं वेरिएंस निकालता हूँ तो व्हाट इज दैट, 1/n टाइम्स, मतलब 1/n टाइम्स, n यहाँ पे क्या है 4, 1/n टाइम्स। अब हर एक वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर 16, 3 - 4 का होल स्क्वायर मतलब 1, 6 - 4 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 7 - 4 का स्क्वायर मतलब 9, एंड विच इज 7.5, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा मैथ से, ठीक है। सो नाउ इस ग्राफ को बंधु बहुत आराम से देखना, ठीक है। सो ये जो भी ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो ये ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे पास पॉइंट क्या क्या थे, ये पॉइंट थे, ठीक है, ये पॉइंट थे 0 3 6 7, 0 3 6 7, ठीक है। सो 0 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट यहाँ पे, 6 पॉइंट यहाँ पे, 7 पॉइंट यहाँ पे, 0 3 6 7, करेक्ट। मीन क्या था मेरे पास 4, मीन है ये, मीन क्या है 4, मीन क्या है 4, ठीक है, मीन। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में ध्यान से देखते हैं। x1 के लिए, x1 के लिए, x1 के लिए, x1 क्या था 0। सो 0 - 4 क्या है, 0 - 4 क्या है, 0 - 4 क्या है, 0 - 4 इज -4 का होल स्क्वायर इज, का होल स्क्वायर 16। सो 0 - 4, 0 का मीन से डिस्टेंस कितना है 4, 0 का मीन से डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है, का स्क्वायर। सो बेसिकली इस 4 लेंथ का अगर एक स्क्वायर बना लो, इसका एरिया 16, इसका एरिया 16। सिमिलरली 3 - 4, 3 - 4 इज, 3 - 4 इज 1, 3 - 4 इज 1, इस 1 का एरिया। 6 - 4 इज 2, 2 एरिया 4, एंड 7 - 4 इज, 7 - 4 इज 3, 3 का एरिया इज 9। अच्छा, अब अगर देखोगे, सो इट इज टेलिंग मी, अच्छा, अब ऐसा समझो, अब ऐसा समझो, ठीक है। एक टाइम के लिए बस ये समझो, साइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 0 - 4 क्या था -4, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, करेक्ट। सो लेट्स से ये जो भी -4 आ रहा है उसके लिए हम ऊपर वाले साइड स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। सो 3 - 4 क्या आ रहा है, 3 - 4 क्या आ रहा है -ओ, सो थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंस मैं किसी भी तरफ ये रेक्टेंगल्स बनाऊं, कोई स्क्वायर्स बनाऊं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आगे देखेंगे कि एक्चुअली ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ उसका भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंस इट विल बी -4 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, सो यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। सो बाई नोटेशन नाउ नाउ यू कैन विजुअलाइज कि हाउ द वेरियंस इज डिस्पर्स्ड, या कितना फैला हुआ है, ठीक है। सो कितना फैला हुआ है, सो वो इतना फैला हुआ है कि एक स्क्वायर, जिसकी साइड होगी एक्स आई माइनस म्यू, एक स्क्वायर जिसकी साइड होगी एक्स आई माइनस म्यू, एंड एक्स आई माइनस म्यू वाले स्क्वायर के एरिया को हम सारे डेटा पॉइंट के लिए जब ऐड करेंगे एंड उसको डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स करेंगे, that is my variance, and that is how it is spread, and this is the geometric visualization of that variance. Now the problem, or the question arises is कि भाई ये तो इतना था, राइट, द डिस्टेंस वाज 4, या फिर डिस्टेंस वाज 1, डिस्टेंस वाज 2, डिस्टेंस वाज 3, एंड हेंस जो स्क्वायर था ये 9 16 1 एंड 4 आ रहा था, करेक्ट। Now, what if the data would be close? What if the data would be close? अगर डेटा क्लोज है, तो क्या करेंगे, अगर डेटा क्लोज है, समझ लो, अगर डेटा क्लोज है मतलब मान लो ऐसे बहुत पास पास में, अगर ये चारों के चारों डेटा पॉइंट्स ऐसे पास पास में होते हैं, अगर ये चारों के चारों डेटा पॉइंट्स पास पास में होते तो कहीं मीन भी कहीं यहीं कहीं होता, और मीन यहीं कहीं होता तो अगर वो स्क्वायर वाली विजुअलाइजेशन करें तो कुछ स्क्वायर ऐसे ऐसे बनते हैं, करेक्ट, स्क्वायर कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं, करेक्ट, स्क्वायर कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं। सो इस केस में व्हेन डेटा इज क्लोज, और इस केस में जब डेटा बहुत दूर दूर है, अब समझ में आ रहा है द द स्प्रेड। इस केस में जब डेटा दूर दूर था स्प्रेड ज्यादा है, और दूसरे वाले केस में जब डेटा पास पास में है तो स्प्रेड कम है, करेक्ट। सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या विजुअलाइजेशन ऑफ वेरिएंस। नाउ देयर इज वन मोर डिस्पर्जन के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या कहता है भाई, आप मीन से जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसेंशियली आप क्या कर रहे हो कि भाई मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंस नेगेटिव को आप ऐड करोगे तो नलीफाई हो जाएगा, तो आप स्क्वायर कर रहे थे वेरिएंस के अंदर,
यहाँ पे क्या करो आप, मीन मीन से सब्सट्रैक्ट करके आप मॉड ले लो, मॉड ले लो, मतलब बेसिकली नेगेटिव को पॉजिटिव कर लो, सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू। सो मीन से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड करके अपॉन डिवाइड बाई एन कर लो, या एन से। सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। सो मीन के अराउंड हम, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है छोड़ो जान दो। सो हर वैल्यू को मैंने मीन से सब्सट्रैक्ट किया, और हर वैल्यू को मीन से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यूज आई हैं उनका मैं मीन ले रहा हूँ। हर वैल्यू को मीन से सब्सट्रैक्ट किया और फिर उसका जो भी सारी वैल्यूज आई उनका मैं अगेन मीन ले रहा हूँ, ओके। देर इज वन मोर एंटिटी जिसको बोलते हैं मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो जैसे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या कर रहा था मैं, हर एक एक्सरसाइज से मैं मीन माइनस कर रहा था और फिर जो वैल्यूज आएंगे उन सबका मीन लूंगा। वैसे ही मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन में मैं क्या करूंगा, हर एक वैल्यू से मैं मीडियन को सब्सट्रैक्ट करूंगा और जो वैल्यूज आएंगी उनका मीडियन फाइंड करूंगा। सो एमडी, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या बोलेंगे, आपको हर एक वैल्यू से मीडियन सब्सट्रैक्ट करना है, हर एक वैल्यू से मीडियन सब्सट्रैक्ट करना है, और उनका और उनका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और उन सारी वैल्यूज आई इक्वल टू 1 to n के लिए। सो उन सारी वैल्यूज के लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। अब सारी वैल्यूज जो भी आएंगी पॉजिटिव आएंगी, अब उनका मीडियन ले लो, अब उनका मीडियन ले लो। सो दिस इज नथिंग बट मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ठीक है, तो हम ये भी तो कर सकते थे हर एक वैल्यू से मीडियन को माइनस करके उनका एब्सोल्यूट लेके, अब जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है उनका मीडियन ना लेके मीन लेता, उनका मीडियन ना लेके मीन लेता, ठीक है। सो मशीन लर्निंग में ये थोड़ा सा देख लेंगे। सो एक्चुअली ये मशीन लर्निंग में भी बहुत यूजफुल है। ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि जब भी हमारे डेटा में आउटलायर आता है, आउटलायर क्या होता है, कैसे बताऊं आउटलायर क्या होता है। जैसे मान लो कि लेट्स से आपकी क्लास में छोड़ो यार, डेटा में लेट्स से आपने आपने कोई डेटा आप कलेक्शन कर रहे हो जिसमें कि हाइट ऑफ पीपल है, ठीक है। सो लेट्स से 1.1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, और एकदम से ही आपके सैंपल सेट में खाली आ गया, तो दैट इज 3 मीटर्स, राइट। सो दैट ये जो 3 मीटर है ये आउटलायर है, क्योंकि आपके डेटा में तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे ही डेटा आ रहा है, और एकदम से अगर खाली आ गया तो दैट इज 3 मीटर, ठीक है। सो उस एक आउटलायर के आने की वजह से, उस एक आउटलायर के आने की वजह से आप जब भी डेटा के ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो वो आउटलायर गवर्न करेगा कैसे। सो ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये सारी हाइट्स हैं आपके पास, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, और एकदम से खाली आ गया जिसका हाइट है 3, ठीक है। अब इस एंटायर सैंपल सेट का आप मीन निकालोगे, इस एंटायर सैंपल सेट का अगर मीन निकालोगे, तो ये जो आउटलायर है ना, सिंस ये बड़ा है, या फिर मान लो आउटलायर बहुत छोटा होता, तो जो भी मीन निकालोगे आप, इन इन आउटलायर की वजह से क्या होगा ना, वो जो मीन होगा आपका उन आउटलायर की तरफ शिफ्ट होगा, उन आउटलायर की तरफ शिफ्ट होगा। तो आप जब बोलोगे कि भाई मेरा सैंपल स्पेस में ना मीन हाइट 2.1 सेंटीमीटर है, 2.1 मीटर है, ठीक है। सो सुनने में क्या लग रहा है कि आपके सैंपल सेट में जितने भी लोग थे, सो एट एन एवरेज 2.1 मीटर के हैं, पर रियलिटी में जब उनको देखोगे तो साले सबके सब छोटे हैं, सारे के सारे छोटे हैं, ठीक है। तो रियलिटी में सारे के सारे छोटे हैं। तो 1.1, 1.2, 1.3, वो तो खाली भाई आ गए थे इसकी वजह से आपके सैंपल सेट में एक 3 मीटर हाइट का बंदा आ गया, जिसकी वजह से मीन 2.1 आ गया, करेक्ट। सो इन आउटलायर की वजह से जो भी आपके ये सैंपल्स पे आप जो भी स्टैटिस्टिक्स निकालोगे ये भी करप्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप मीडियन एमएडी का यूज करते हो, ठीक है, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो जब मीडियन से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप मीडियन दोबारा लो, ठीक है, जब आप दोबारा मीडियन लोगे, तो उन केस में ये जो आउटलायर्स है इनका इम्पैक्ट बहुत मिनिमलाइज हो जाता है, इनका आउटलायर का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमलाइज हो जाता है, ठीक है। और अब मशीन लर्निंग में ये सीखेंगे कि अगर मेरे स्टैटिस्टिक्स इन आउटलायर की वजह से खराब हो जाते हैं तो क्या होता है, और अगर खराब नहीं होंगे तो फिर क्या होता है, और बहुत सारी चीजें वो मशीन लर्निंग में कंटिन्यू करेंगे, पर अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। सो इन केस ऑफ करप्शन, मीन गेट्स करप्टेड इजिली, समझ में आ रही बात। सो मीन, क्योंकि आउटलायर बहुत गवर्न कर देता है मीन को, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास कुछ एक्सेस थे 10 से 50 के बीच में, मैंने उनको सॉर्ट कर दिया, तो इसका मीडियन क्या है 30। अब
हर एक पॉइंट से मैं 30 को माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूंगा। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 30 की एब्सोल्यूट 20, 10, 0, 10, 20, ठीक है। ये एक्स आई माइनस मीडियन का एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब इन एब्सोल्यूट वैल्यू के अगेन सॉर्ट कर दो। क्यों सॉर्ट कर दो, क्योंकि वापस मीडियन निकालना है। फिर वापस मीडियन निकालो तो क्या आ रहा है, 10, ठीक है। सो काइंड ऑफ स्प्रेड बता रहा है मेरे को कि ये ओरिजिनल डेटा पॉइंट में मेरे सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीडियन से कितने कितने स्प्रेड पे लाई करते हैं, राइट। सो वो मेरे सेंट्रल डेटा से जो भी मेरा मीडियन डेटा है, जो मिडिल डेटा है, मिडिल पॉइंट ऑफ माय एंटायर डेटा सेट है, उससे ऑलमोस्ट कितनी कितनी दूरी पे लाई करते हैं एट सम 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 मैट्रिक बता रहा है, ठीक है। नाउ अब ये सोचो कि अब ये सोचो कि लेट्स से ये जो 50 है, ये जो 50 है, ये जो 50 है, लेट्स से ये ये 300 हो जाता, लेट्स से ये 300 हो जाता, लेट्स से ये 300 हो जाता। अगर ये 300 हो जाता, अगर ये 300 हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे हो जाता 270, यहाँ पे हो जाता 270, 270 हो जाता ना, हाँ 270 हो जाता है यहाँ पे 270 हो जाता, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाता, 270, यहाँ पे भी क्या हो जाता, 270, यहाँ पे भी क्या हो जाता, 270, यहाँ पे भी क्या हो जाता, 270। अब अब इस वाले लिस्ट में, इस वाले लिस्ट में अगर 0, 10, 10, 20 और 270, इसमें अगर मैं मीन लेता, मीन क्या आता भाई, मीन आता कुछ 40, 70, 310, 310/5, 310/5 आता मीन, 310/5, 62 के करीब आता मीन, ठीक है, 62 के करीब आता मीन। 62 कहाँ है भाई मेरे इस डेटा में, ठीक है। वेर एस मैंने अगर मीडियन निकाला, सो वो कुछ इंटरप्रिटेबल, कुछ मीनिंगफुल आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो अगर मेरा ये करप्ट भी हो गया होता 300, अगर मेरा ये करप्ट भी हो गया होता 300, तब भी जो मेरी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है, तब भी जो मेरी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है 0, 10, 10, 20 और 270, इस केस में भी मेरा मीडियन का आता 10 ही आता, समझ रहे हो। तो और अगर आउटलायर भी आ गया तो भी जो मेरा फाइनल वैल्यू ऑफ फॉर दिस मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन है, विच इट विल बी सेम, समझ रहे हो, क्योंकि मैं मिडिल वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी, मतलब मिडिल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। कूल है नाउ। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल समझ लेते हैं पहले, क्वार्टाइल क्या होता है। सो क्वार्टाइल को डिफाइन किया जाता है अ टाइप ऑफ क्वांटाइल दैट डिवाइड्स डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन क्वांटाइल क्या है, व्हाट इज दिस क्वांटाइल। क्वांटाइल की डेफिनेशन होती है वैल्यूज दैट स्प्लिट द सॉर्टेड डेटा, ऐसी वैल्यूज जो कि एक सीरीज ऑफ सॉर्टेड डेटा को स्प्लिट करें, वो होंगी क्वांटाइल, क्वांटाइल, क्वांटाइल। क्यों क्वांटाइल मीन्स मतलब वैल्यूज दैट स्प्लिट द सॉर्टेड डेटा इनटू क्यू पार्ट्स। आपके पास जो भी डेटा है उसको पहले सॉर्ट कर लो, उसको सॉर्ट करने के बाद जब आप उसको क्यू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और ऐसे क्यू वैल्यूज जो उनको Q+1 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो दोज आर माई क्वांटाइल्स, क्वांटाइल्स, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरे को डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे मेरे पास 4 क्वांटाइल्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसे मेरे पास 4 क्वांटाइल्स मिलेंगे। और सिंस मैंने उनको मेरे एंटायर डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांटा है, सो मैं उनको बोलता हूँ क्वार्टाइल्स। क्वार्टर, क्वार्टर से निकला है क्वार्टाइल, 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 ठीक है। सो IQR बताता है Q3 - Q1। सो जो भी मेरा Q3 होगा, जो भी मेरा Q3 होगा, उसको मैं डिफरेंस करूंगा Q1 से, उसको मैं डिफरेंस करूंगा Q1 से। एंड दिस रेंज इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो रेंज बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल, रेंज बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल। देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, राइट। सो मेरे पास ये कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ कोई तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सो बेसिकली इन्फाइनाइट पॉइंट्स के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटीज थी, और सिंस कंटिन्यूस डेटा पॉइंट्स थे, तो इट इज़ अ स्मूथ कर्व, इट इज़ अ स्मूथ कर्व, ठीक है। नाउ इन सारे डेटा पॉइंट्स को मैंने क्या किया, इन सारे डेटा पॉइंट्स को मैंने क्या किया, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा है। नाउ इन सारे डेटा पॉइंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने के बाद मैंने क्या किया, इनको फोर इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। सो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो भी इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो भी आ, इनके पास, सो लेट्स से इतने में इतना जो भी मेरे पास डेटा है, दिस इज माई 25%, दिस इज माई 25%,
एंड इतना इतना जो भी मेरे पास डेटा है, इतना जो भी मेरे पास डेटा है, दैट इज दैट इज दैट इज 25%। एंड ये जो मेरे पास डेटा है, दिस इज 50%, राइट। सो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे होगा, सेकंड क्वार्टाइल यहाँ पे होगा, थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे होगा, एंड फोर्थ क्वार्टाइल यहाँ पे होगा, करेक्ट। सो Q1 मेरा यहाँ होगा, Q2 मेरा यहाँ होगा, Q3 मेरा यहाँ होगा, एंड Q या राइट। सो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और इन तीन क्वार्टाइल ने मेरे डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो जब मैंने एंटायर डेटा को मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो फर्स्ट पार्ट और थर्ड, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच का जो भी डिफरेंस है, दैट इज IQR, दैट इज IQR। ये था इंटर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे देखने की बात ये है, सो लेट्स से मैंने एंटायर डेटा सेट को चार हिस्सों में बांटा, चार इक्वल पार्ट में बांटा। सो लेट्स से चार इक्वल पार्ट में बांटने के लिए मेरे पास कितने क्वांटाइल्स की जरूरत होगी, Q-1 की, राइट। सो कितने कितने वैल्यूज होंगे जो कि चार हिस्सों में बांटेंगे। तो मेरा मेरा एंटायर डेटा सेट को मैंने चार हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। 25%, 25%, दिस इज 25%, ओके, दिस इज 25%, दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंड, ओके। लेट्स से हाइपोथेटिकल, ठीक है, इस केस में नहीं, ठीक है, इस ग्राफ में नहीं, ठीक है, कुछ और है ये, ठीक है। सो ये पहला पार्ट हो जाएगा 25%, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा 25%, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा 25%, और ये बाकी का पार्ट 25%, ठीक है। 25, 25, 25, 25 चार पार्ट्स में बांट दिया। सो जो ये पहला क्वार्टाइल था, मतलब जो कि ये पहला क्वार्टर और जो ये लास्ट क्वार्टर था, ठीक है। सो इनके बीच का जो भी डिफरेंस है, दैट इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। सो दिस इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जो जो सेकंड क्वार्टाइल होगा बेसिकली, जो एंटायर डेटा सेट को हाफ हाफ में बांटे, दैट इज नथिंग बट योर मीडियन। Median is your middle of your data, okay. So this is nothing but your median, okay. So this is, so quartiles are useful to understand, spread of distributions, spread of distributions, कि कितना मेरा जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो भी मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, या इस केस में प्रोबेबिलिटी के केस में जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशंस में है, राइट। क्या लेट्स से मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूस वैल्यूज लेता है, तो क्या मेरा डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या फर्स्ट क्वार्टाइल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, या सेकंड क्वार्टाइल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, या थर्ड क्वार्टाइल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फोर्थ क्वार्टाइल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो कुछ इंफॉर्मेशन यूजिंग IQR भी मेरे को पता चल सकती है, ओके। नाउ परसेंटाइल देख लेते हैं। सो लेट्स से परसेंटाइल इज नथिंग बट 100 क्वांटाइल्स। 100 क्वांटाइल्स मतलब Q क्वांटाइल्स, डेटा सेट को Q हिस्सों में बांटना, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन को Q हिस्सों में बांटना, या सेट ऑफ पॉइंट्स को या सेट ऑफ सैम्पल्स को मेरे को Q हिस्सों में बस। 100 क्वांटाइल्स मतलब मेरे को जो भी मेरा डेटा एट हैंड है, उनको मेरे को 100 बिन्स में या 100 क्वांटाइल्स में सेग्रीगेट करना है। सो लेट्स से ये जो भी मेरा पास सैम्पल सेट था, जो भी मेरे पास सैम्पल था, ठीक है, उनसे मेरे पास कोई ना कोई वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे दर्शाती है उनकी प्रोबेबिलिटी या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से ये वाली जो भी वैल्यू थी, उसमें लगभग इतने फ्रीक्वेंट या इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो सब छोड़ो, ठीक है। सो जो भी मेरी एक्स एक्सिस है, दैट गिव्स यू कि आपने जो भी आपका सैम्पल सेट है, ठीक है, उस सैम्पल सेट पे आप जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, सो दैट कंटिन्यूस स्टैटिस्टिक्स इज ऑन योर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो उन पॉइंट्स को आपने अगर 100, अगर आपने उन पॉइंट्स को सॉर्ट करके अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो ऐसा पहला पॉइंट जो कि अ, ऐसा जो पहला वाला पॉइंट होगा, वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने मैंने एंटायर पॉइंट्स को कि मेरे लेफ्ट साइड 1% पॉइंट्स होंगे, और मेरे राइट साइड 99% पॉइंट्स होंगे, करेक्ट। दूसरा वाला क्वांटाइल क्या बोलेगा, सेकंड क्वांटाइल विल से मेरे इस तरफ 2% पॉइंट्स हैं और मेरे इस तरफ 98% पॉइंट्स हैं, करेक्ट, 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो दिस इज नथिंग बट परसेंटाइल। सो
जो मेरा 25th परसेंटाइल है, जो मेरा 25th परसेंटाइल है, 25th परसेंटाइल क्या बोलेगा, मेरे लेफ्ट साइड 25% पॉइंट्स है, मेरे राइट साइड 75% पॉइंट्स है, ठीक है। एंड 25th परसेंटाइल इज नथिंग बट फर्स्ट क्वार्टाइल। सिमिलरली माई 50th परसेंटाइल इज नथिंग बट मीडियन। मैंने अपने एंटायर डेटा को 50-50% में डिवाइड कर दिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आपके पास जो भी डेटा आ रहा है उसको सॉर्ट कर लो, उसको सॉर्ट करने के बाद, उसको सॉर्ट करने के बाद लेट्स से देख लेते हैं यार, लेट्स से आपके पास कोई एक्स डेटा है, लेट्स से 2, 20, 30, 50, 60, 25, 75, 45, 23, सो ऑन, ठीक है। आपने फिर इसको पहले आपने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट। लेट्स से आपके पास 500 वैल्यूज, 500 वैल्यूज, 500 वैल्यूज, ठीक है। 500 वैल्यूज हैं, इनमें रिपीटेड भी होंगे, नॉन रिपीटेड भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद आपने लिखा लेट्स से 1, 1.2, 2, 2, 5.6, ठीक है, 7, 20, 25, 25 से पहले 23 भी था, फिर 25, सो ऑन, ठीक है। नाउ ये ये आपने सॉर्ट करके लिख दिया, दिस इज ऑल्सो 500 वैल्यूज, 500 वैल्यूज, 500 वैल्यूज, ओके। नाउ 500 वैल्यूज, ओके। नाउ 500 वैल्यूज के बाद नाउ डिवाइड दिस 500 वैल्यूज इनटू 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स, सो 500 बाई 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब हर एक पार्ट में आपके पास कितने होंगे, 5 वैल्यूज, ठीक है। सो आपने ये 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज कर लिए। अब 5 वैल्यूज के बाद, 5 वैल्यूज के बाद, सो लेट्स से दिस इज योर Q1, ठीक है। अगेन 5 वैल्यूज कर लो, तो दैट विल बी योर Q2, सो ऑन अप टिल Q99, ठीक है। बिकॉज Q99, सो ये आपके पास कितना, सो यहाँ पे 5 वैल्यूज होंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर 1% ऑफ पॉइंट, ठीक है। Q1 से Q2 के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ पॉइंट, 1%, ठीक है। Q2 से Q3 के बीच में 1%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Q99 से लेके एंड तक कितने होंगे, 1%, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे देखो, सो Q1 ने क्या किया, मेरे डेटा पॉइंट्स को लेफ्ट साइड 1% और राइट साइड 99% में डिवाइड किया। सिमिलरली Q99 के लिए लेफ्ट साइड 99% होगा और towards the end 1%, right? So these Q1, Q2, so on up till Q99th term जो होंगी, these are the percentile. So number 7 is the first percentile. जो भी यहाँ पे Q2 होगा, जो भी यहाँ पे Q2 होगा, that is your second percentile, so on and so forth, right? So जो भी यहाँ पे 25th Q25 होगा, that will be the 25th percentile, and which is nothing but Q1, first क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, ओके। सो परसेंटाइल क्लियर है। सो परसेंटाइल, अगर मेरे को परसेंटाइल पता है तो अ, मैं अपना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैं ये बता सकता हूँ कि भाई लेट्स से Q2 और Q10 के बीच में कितना स्प्रेड है, सो ऑन एंड सो। लेट्स से कि मेरे पास IQR से मेरे को पता लगा है कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसी में ही मोस्ट ऑफ दी डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। IQR में मेरे को पता चला कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज जब मैंने निकाला उसमें मेरे को पता चला कि भाई लेट्स से फर्स्ट क्वार्टर में ही मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स है। हाँ, विद इन फर्स्ट क्वार्टर में ये सोच सकता हूँ कि भाई लेट्स से कि Q10 से Q20 के बीच में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, राइट। सो परसेंटाइल इसलिए जरूरी है। आगे हम थोड़ा सैम्पलिंग में भी पढ़ेंगे कि वाई वी नीड परसेंटाइल, एंड देन कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, उस समय भी परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी। सो अभी के लिए परसेंटाइल समझ लेते हैं, IQR समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ बॉक्स प्लॉट्स एंड वाइलन प्लॉट्स, ये हम बहुत ही ज़्यादा मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वाइड। क्या होते हैं देख लेते हैं। सो लेट्स से ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। सिटी ए में कितने लोग रहते हैं, सिटी बी में कितने लोग रहते हैं, सिटी सी में कितने लोग रहते हैं और सिटी डी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। या बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, या फिर सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी, सोसाइटी डी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उनका मैंने एज लिया, उनका मैंने एज लिया, ठीक है। एज लिया। सो एज लेट्स से
जीरो से स्टार्ट हो रही है और 100 तक एज जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और 100 तक एज जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और 100 तक एज जा रही है, ठीक है। बॉक्स प्लॉट देख रहे हैं, बॉक्स प्लॉट इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैंने उनको प्लॉट किया, मैंने उनको प्लॉट किया, ठीक है। सोसाइटी ए के लिए कुछ, कोई न्यू बॉर्न बेबी था, तो देखो यहाँ पे पॉइंट आया, न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ पॉइंट्स आया। फिर लेट्स से सोसाइटी ए में बहुत सारे यंग लोग रह रहे हैं, फिर बहुत कम लोग हैं जो बूढ़े रह रहे हैं, फिर 70-80 के पास बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और फिर 80-90 के पास कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब इन ये जब मैंने प्लॉट किया तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड सॉर्टेड ऑर्डर में, नीचे से ऊपर सॉर्टेड ऑर्डर में, नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो अब इनका ये जो देख रहे हो, सो बॉक्स प्लॉट में दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q3। सो Q1 और Q3 के बीच में दिस इज, जो भी डिफरेंस आएगा दिस इज योर इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है। सो इंटर क्वांटाइल रेंज, सो Q3 और Q1 के बीच में जो भी डिफरेंस है वहां पे एक बॉक्स बनाते हैं बॉक्स प्लॉट में बेसिकली, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है, 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 दिस इज इसेंशियल, मतलब डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये वाली लेंथ दिख रही होगी आपको, Q3 और Q1 के बीच में डिफरेंस, और Q1 और द बिगनिंग ऑफ द डेटा में जो भी लेंथ है, और Q3 और बिगनिंग ऑफ द डेटा में, एंडिंग ऑफ द डेटा में जो भी डिफरेंस है, यहाँ पे देख रहे होगे सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा प्लॉट है, पर आइडियली मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, Q1 से 1.5 टाइम्स जो भी इंटर क्वांटाइल रेंज है उतना थोड़ा पीछे जाके बस वो ड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली ये जो भी डिफरेंस होगा, सो लेट्स से ये जो भी ये जो भी डिफरेंस है, ये जो भी डिफरेंस है, उसका उसका 1.5 टाइम्स पीछे चले जाएंगे, और वहां पे ये बिगनिंग ऑफ दिस बॉक्स प्लॉट होगा, और Q3 से 1.5 टाइम्स आगे चले जाएंगे, एंड वहां पे उसका एंडिंग होगा, ठीक है। सो क्या पता यहाँ इस केस में 1.5 टाइम्स ऑफ दिस थोड़ा आगे जा रहा हो जहाँ पे डेटा ही ना हो, एंड हेंस ये जो बॉक्स प्लॉट का एंड है वो जहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है वहाँ पे, और जो बिगनिंग है जहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। सो सो बिगनिंग एंड एंडिंग इतना मैटर नहीं करता है, बिगनिंग एंड एंडिंग इतना मैटर नहीं करता, डिपेंड्स कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, पाइथन यूज़ कर रहे हो, मैटलैब यूज़ कर रहे हो। सो सबका इनबिल्ट अपना अपना डिफरेंस होता है, बट द मेन पॉइंट विच वी वांट टू अंडरस्टैंड हियर इज what is this box plot. So it is essentially a box, there is a box between the first quartile and the third quartile, ठीक है, box. Now this dark line, what is this dark line? So this dark line represent what is my middle of the data, what is my middle of the data, what is my middle of the data, okay, what is my middle of the data, okay, cool, okay. So median. सो नाउ वायलिन प्लॉट, वायलिन प्लॉट क्या बोलता है, वायलिन प्लॉट बोलता है कि भाई एक ऐसा प्लॉट बनाते हैं जिसमें बॉक्स प्लॉट भी हो, और यार यहाँ पे ना मेरे को फ्रीक्वेंसी पता नहीं चल रही कि कौन से एज में कितने लोग हैं। सो बॉक्स प्लॉट के साथ अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं, जैसे कि यहाँ पे अगर कम लोग होंगे तो यहाँ पे कम आएगा, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होंगे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोग ज़्यादा आएगा, और जहाँ पे कम, तो बेसिकली बॉक्स प्लॉट के साथ अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट कर दूं, फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट कर दूं, ठीक है। और कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने लग जाऊंगा तो हिस्टोग्राम के बदले, बिनिंग के बदले स्मूदनिंग का स्मूथ होने लगेगा, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलने लगेगा, करेक्ट। सो बेसिकली इस वाले केस में देख लेते हैं, इस वाले केस में देख लेते हैं, इस वाले केस में क्या है, लेट्स से एक्स एक्सिस बॉक्स प्लॉट एंड वायलिन प्लॉट, वाई एक्सिस क्या बोल रहे हैं, टोटल कंपनसेशन इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। लेट्स से कि आई एम प्लॉटिंग द डेटा कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री में लोग कितना कमाते हैं पर हेड, ठीक है। सो लेट्स से द लोअर एडजेसेंट वैल्यू, और इसको विस्कर भी बोलते हैं, विस्कर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विस्कर बोलते हैं, इन दोनों को विस्कर बोलते हैं। अब इनका लेंथ क्या होगा, या इस बॉक्स का विड्थ क्या होगा, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इस बॉक्स का विड्थ बोलो, इसमें विड्थ और लेंथ क्या होगा भाई, अगर इसको विड्थ बोलोगे ये लेंथ हो जाएगा, और अगर इसको लेंथ बोलोगे तो ये विड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक है। सो ये वाली लेंथ जो भी है ये मैटर नहीं करती भाई, हमें हमें ये वाली लेंथ मैटर करती है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज योर थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टर के बीच में वी विल ड्रॉ अ बॉक्स, और
इनके फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में ही, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में ही मेरे को मीडियन भी मिलेगा, ठीक है, विच इज इसेंशियली द सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है। सो दिस इज द मीडियन, दिस इज द एंडिंग ऑफ द बॉक्स प्लॉट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बॉक्स प्लॉट। आइडियली ये वाली जो लेंथ होती है, दिस इज 1.5 टाइम्स आई क्यू आर, 1.5 टाइम्स आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो भी होती है उसका 1.5 टाइम्स इधर और उसका 1.5 टाइम्स इधर, ठीक है, जनरली जनरली। नाउ अब वायलेंट प्लॉट में क्या बोलते हैं भाई, ये बॉक्स प्लॉट तो आप प्लॉट कर दो, तो ये जो अंदर वाली चीज देख रहे हो ये बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल, और जो डॉट देख रहे हो दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन। तो बॉक्स प्लॉट तो हो गया। और जो डेटा था यहाँ पे, जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा होगा उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते रहिए। तो अगर डिस्क्रीट होगा तो ये यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ हिस्टोग्राम टाइप दिखेगा आपको, और अगर कंटिन्यूस है तो क्या दिखेगा आपको, ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे डेंसिटी दिख रही है, डेंसिटी दिख रही है। सो बेसिकली ये वाला जो ये वाला जो है, सो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे लेट्स से कुछ 30 वैल्यू होगी और यहाँ पे लेट्स से कुछ 50 वैल्यू होगी। तो बोल रहा है कि भाई $30,000, तो बोल रहा है $30,000, $30,000 से $50,000 तक, $30,000 से $50,000 तक मोस्ट ऑफ द लोग कमा रहे हैं। $30,000 से $50,000 तक लोग कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी देखो ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, करेक्ट। सो वायलेंट प्लॉट इज नथिंग बट बॉक्स प्लॉट, और साथ में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और अगर आधा बनाते हैं तो थोड़ा अजीब दिखता, तो उन्होंने क्या बोला भाई, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सिमेट्रिक कर लेते हैं, तो दोनों तरफ इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा वायलिन की तरह दिखेगा, दैट्स इट भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। सो इसको शायद पाइथन के कोर्स में हम लोगों ने डेटा में कुछ प्लॉट करके ये सारी चीज़ें दिखाई होंगी। अगर नहीं दिखाई हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स में ही मैं पाइथन को यूज़ करके ये सारी चीज़ों को प्लॉट करके और आपको इंट्यूशन और अच्छे से दे दूंगा, कोड आपको दे देंगे, ठीक है। या तो पाइथन में किया होगा तो फिर इसमें नहीं करेंगे, और पाइथन में नहीं किया तो फिर इसमें कर लेंगे, ठीक है, वो प्रॉमिस है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर ऑफ रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप, सो हम लोगों ने देखा था कोवेरियंस, देखा था। तो वैसे लेट्स से कि अगर दो मल्टीवेरिएट के केस में, व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स लेट्स से एक्स एंड वाई, राइट। सो एक्स का अपने आप में कोई वेरिएंस होगा, वाई का अपने आप में कोई वेरिएंस होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स और वाई का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। सो व्हेन देयर आर मोर देन वन वेरिएबल्स, ठीक है, लेट्स से टू वेरिएबल्स, सो उन केस में वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हम कुछ एक दो चीज़ें हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हम जिनका यूज़ करके हम जानेंगे कि भाई व्हाट इज दी स्प्रेड, या फिर उन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो वन सच थिंग इज कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम लोग ने सीखा था बचपन में कि भाई एक्स का जो भी मीन है उसको एक्स वाली वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करो, वाई का जो भी मीन है उसको वाई की वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करो, जो भी एंटिटी आती है उन लोग को मल्टीप्लाई करो एंड सम अप कर दो एंड डिवाइड बाय एन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने या तो डिवाइड बाय एन देखा होगा या तो डिवाइड बाय n-1 देखा होगा, विच इज नथिंग बट कोई मैथमेटिशियन था, उसने बोला भाई एन से मत करो, n-1 से करो। कोई कुछ आपकी जो भी एरर होगी कैलकुलेशन में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, या जो भी चीज़ है वो सब छोड़ दो, ठीक है। सो या ठीक है। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या बोलता है कि भाई ये कोवेरियंस क्या है, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जब भी निकालोगे ना, तो ये कुछ भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई इसको ना ऐसे इंटरप्रीट नहीं कर पाएंगे, इसको एक काम करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो भी आ रही है इसको किसी तरीके से हम -1 to 1 के रेंज में ला पाए। सो एक बंदा था शायद पियर्सन नाम से या जो भी है, सो इसको इसेंशियली पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब अगर वो बंदे का नाम पियर्सन नहीं है तो फिर भाई किसी और के नाम पे रख दिया होगा उसने, पर आई थिंक अगर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो फिर पियर्सन ही होगा बंदा। तो या जो भी है यार, सो क्या बोला उसने भाई कि एक काम करो, जो भी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ रहा है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से डिवाइड कर दो। तो इसेंशियली आपके पास जो भी ये एंटिटी आएगी दैट विल लाई इन बिटवीन -1 to 1, एंड हेंस कोरिलेशन नथिंग बट सम स्केल्ड डाउन वर्जन ऑफ कोवेरियंस,
तो कोवेरियंस ये बस -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। नाउ कोवेरियंस तो ये हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेरिएंस को देखना, वेरिएंस को कैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से देखा था, वैसे ही एक बार हम कोवेरियंस को ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से देख लेते हैं, राइट। सो लेट्स से कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक्स आई वाई आई को प्लॉट कर लेते हैं, एक्स आई कॉमा वाई आई को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर डेटा लेट्स से एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो मैं 2D में प्लॉट कर सकता हूँ डेटा को। सो लेट्स से ये जो भी एक्स्ट्रिक है, ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है मैंने उनको प्लॉट कर दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया, ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद सारे एक्स आई, ठीक है, मेरा जो भी डेटा है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। तो जैसे एक्स एक्स1 एक्स2, सॉरी सॉरी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सो ऑन, xn yn, ये होगा। तो ये जितने भी एक्स एक्स वाले चीज़ हैं, इसका मैंने एक म्यू एक्स निकाल लिया, और जो भी ये वाई वाई वाली है इनका मैंने म्यू वाई निकाल लिया, करेक्ट। सो बेसिकली एक्स का मीन निकाल लिया, वाई का मीन निकाल लिया। अब मैं म्यू एक्स कॉमा म्यू वाई प्लॉट कर देता हूँ। सो लेट से वो ये वाला रेड पॉइंट है, वो ये रेड पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, ठीक है। नाउ मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। नाउ अब थोड़ा ऐसे समझो, अब थोड़ा ऐसे समझो, ठीक है। मीन ऑफ एक्स, अब ठीक है, अब इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मेरे को थोड़ा ये फॉर्मूला भी तुम्हें दिखाना है, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट पे मैंने एक मान लो कुछ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए, कुछ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान से सुनना गुरु, ध्यान से सुनना। सो दिस, ये वाला पॉइंट इज म्यू एक्स कॉमा म्यू वाई, ठीक है, या एक्स आई बार कॉमा वाई बाई वाई आई बार, जो भी है, वाई बार एक्स बार कॉमा वाई बार, जो भी है, मीन को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पता होगा। नाउ यहाँ वाले पॉइंट के लिए जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो और इस एक्स कोऑर्डिनेट से छोटा होगा, छोटा होगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी, एक्स आई छोटा है एक्स बार बड़ा है तो नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव, एक्स आई माइनस एक्स बार नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ वाला, यहाँ वाला एक्स ये होगा, और यहाँ वाला एक्स बार ये है, ठीक है। सो छोटे में से मैं बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। और और इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे जो भी वाई आई होगा, वाई आई, वाई आई बड़ी है इस वाई बार से, वाई आई बड़ी है, दिस इज वाई, दिस इज वाई आई और वाई बार, करेक्ट। सो ये वाली जो टर्म होगा, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। सो इफ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मेरे को क्या बोलता है ये, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब एंटायर टर्म, ये जो भी टर्म होगी ये नेगेटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव होगी, मतलब जब भी मैं सम कर रहा हूँ, जब भी मैं सम कर रहा हूँ, सो इस वाले पॉइंट की वजह से जो भी कोवेरियंस आएगा वो सब्सट्रैक्ट होने वाला है अल्टीमेटली, करेक्ट। इस वाले पॉइंट के लिए जो भी सम आएगा वो, सो बेसिकली इस वाले एंटायर क्वाड्रेंट के लिए जो भी कोवेरियंस में कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो नेगेटिव के फॉर्म में होने वाला है, बिकॉज ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, करेक्ट। मतलब ये वाला, ये वाला केस, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस। सिमिलरली इस वाले क्वाड्रेंट के लिए देख लेना, सिमिलरली इस वाले क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगी, इस वाले क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगी, और इस वाले क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होगी। सो जब सो ये मैंने केसेस लिख रखे हैं, ठीक है, ये मैंने केसेस लिख रखे हैं। सो सो दिस इज इसेंशली दिस इज इसेंशली एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। सो सो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकल इंट्यूशन पे चलते हैं कि एक्चुअली अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये क्वाड्रेंट नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है। अब अब मैं क्या करूंगा, हर एक पॉइंट से देखो, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, लेट्स से इस पॉइंट के लिए दिस इज एक्स आई कॉमा वाई आई, लेट्स
लेट्स से ये पॉइंट x1 y1 ले लो यार, x1 y1 ले लो, ठीक है, x1 y1। सो x1 सो x1 माइनस म्यू x या x बार विल बी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x बार, ठीक है। और y1 माइनस y बार मतलब ये वाला डिस्टेंस, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ये वाला एरिया, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि x1 माइनस एक्स बार और y1 माइनस वाई बार माइट बी इक्वल और माई नॉट बी इक्वल, ठीक है। सो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया ऐड हो रहा होगा उस कोवेरियंस में। पर ये वाला रेक्टेंगल का एरिया कैसे ऐड हो रहा होगा? नेगेटिव के साथ ऐड हो रहा होगा, नेगेटिव के साथ, क्योंकि x1 माइनस एक्स बार विल बी नेगेटिव एंड y1 माइनस वाई बार विल बी पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सो ऐसे नेगेटिव वालों को डिफरेंट कलर में प्लॉट करते हैं और ये पॉजिटिव वालों को डिफरेंट कलर में प्लॉट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन आ रहा है। सो ठीक है, उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले सो एक और इंट्यूशन जो हम देख के बोल सकते हैं कि भाई अगर x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, सो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव कोवेरियंस। एंड अगर x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज होने के साथ साथ अगर y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, x इंक्रीज के साथ y डिक्रीज हो रहा है, सो इट इज अ नेगेटिव कोवेरियंस, ठीक है। क्वाइट इंट्यूटिव, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला देखो, पॉइंट्स देखो थोड़ा सा, अभी तक हम लोग ने जो भी यहाँ पे समझा थोड़ा सा सोचो, ठीक है। सो बेसिकली डेटा पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। जब डेटा पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं तो इट्स ऑल पॉजिटिव 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 बॉक्सेस का समेशन, इट इज नथिंग बट, समझो, पॉजिटिव कोवेरियंस। और अगर डेटा पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द जो भी रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन में वो सारे यहाँ पे नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स अवर कोवेरियंस एंड हेंस इट इज नेगेटिव। सो एक्स इंक्रीज के साथ वाई इंक्रीज हो रहा है तो इट इज अ पॉजिटिव कोवेरियंस, एक्स इंक्रीज के साथ एक्स बढ़ रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है तो इट इज अ नेगेटिव कोवेरियंस, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवेरियंस एंड कोरिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दीज आर सम डेटा पॉइंट्स, दीज आर सम डेटा पॉइंट्स, ठीक है। इनका मीन जो भी था एक्स कोमा वाई, इनका मीन जो भी था एक्स कोमा वाई यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने, इनका मीन जो भी था यहाँ पे एक्स एक्स बार कोमा वाई बार प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक्स बार कोमा वाई बार प्लॉट कर दिया। सो हमने अभी भी देखा था कि अगर इस मीन के अराउंड अगर हम लोग ने एक ऐसे क्वार्टर्स बना लिए, ठीक है, सम क्वार्टर्स बना ली, सो दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दीज विल बी नेगेटिव्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि पॉजिटिव वाले जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे पॉजिटिव वाले उनको हम ग्रीन बोल रहे हैं और नेगेटिव वालों को रेड बोल रहे हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये जो भी एक छोटा सा रेक्टेंगल आया दिस इज रेड। सो बेसिकली हम जो भी ये एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस वाई बार, ये वाला जो भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है, इनके एरिया को जब भी ऐड कर रहे होंगे तो उनमें ये वाला जो भी होगा ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा होगा, और ये सारे जो भी ये वाले जो भी ऐसे ग्रीन वाले हैं ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ग्रीन पॉजिटिव रेड नेगेटिव, राइट। सो अगर अब इसका इसका जो कोवेरियंस देखोगे, इसका देखो कोवेरियंस इज पॉजिटिव, इसका कोवेरियंस इज पॉजिटिव, और जब इसको स्केल डाउन कर दोगे तो इसका कोरिलेशन इज 0.909। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको ज़्यादातर नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा होगा एंड वेरी लेस पॉजिटिव, एंड हेंस covariance is negative and correlation when you scale down it to -1 to 1 it is negative. Similar here, let's say covariance is this, correlation is this, covariance is this, correlation is this, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ने correlation को इस तरीके से देखा था कि भाई correlation is nothing but scale down version of covariance and उसको scale down कर देते हैं -1 की 1 की तरफ। पर correlation का एक और मतलब है, correlation को जब हम intuitively समझते हैं तो correlation actually हमें बताता है कि भाई किस तरीके से correlate कर रहा है, कितना correlation है, मतलब बेसिकली x और y में क्या correlation है, ठीक है, कोई किसी तरीके का relation है क्या, ठीक है, किसी तरीके का रिलेशन है क्या, मतलब लेट्स से कोरिलेशन अगर आपके पास जीरो आ रहा है इसका मतलब ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जीरो आ रहा है मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर इट इज टुवर्ड्स वन देन देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है, देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, ओके। सो यहाँ देखोगे, सो इट देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन, एंड हेंस योर कोरिलेशन इज 0.9 0.9। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड आउट हो गया,
ठीक है, स्प्रेड आउट हो गया। सो योर कोरिलेशन हियर इज जीरो माइनस 0.43। सिमिलरली हियर योर डेटा जो भी है वो ऐसा थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। सो अगर आप कोरिलेशन देखोगे अपना तो इट इज़ कमिंग नियर अबाउट 0.1। ठीक है, सेम हियर। सो आई हैव टेकन दिस नेट में, आई जस्ट गूगल इट आउट एंड मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया। ठीक है, इस लिंक में जाके आप इस फिगर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, विल मूव इट फॉरवर्ड। ठीक है, स्टैक एक्सचेंज, गुड आंसर्स। ठीक है, सो अब कोरिलेशन वैल्यूज देखते हैं कि किस तरीके से ठीक है। सो जब डेटा ऐसे है, ठीक है, डेटा ऐसे है तो अभी अभी देखा था एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, तो वी विल व्हाट वी विल गेट, एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है तो वी विल गेट कोवेरियंस नेगेटिव, कोवेरियंस नेगेटिव। और ये देखो लीनियर है, सारे डेटा पॉइंट्स लीनियर है, सारे डेटा पॉइंट्स लीनियर, मतलब जो भी एक्स जो भी एक्स जो भी एक्स वैल्यू है और जो भी वाई वैल्यू है उनमें कोई तो रिलेशन है एंड लीनियर एक लाइन पे है। ठीक है, सो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज एंड दैट्स देयरफॉर इट इज -1 एंड माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कोवेरियंस नेगेटिव है। कोवेरियंस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इनका जो भी मीन होगा वहां पे मैंने अगर मैंने यहाँ पे क्वार्टर्स ड्रॉ कर दिए, सो यहाँ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ यहाँ पे नेगेटिव होता है, ज्योमेट्रिक इंट्यूशन। ठीक है, रेक्टेंगल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस याद आ गया। सो दैट्स वाई -1। और जैसे जैसे डेटा का स्प्रेड बढ़ रहा है, डेटा का स्प्रेड बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऐसे ही है, मतलब एक्स इंक्रीज पे वाई डिक्रीज हो रहा है। सो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है मेरा वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बिकॉज द कोरिलेशन कोवेरियंस इज नेगेटिव, कोवेरियंस इज नेगेटिव। सो नेगेटिव क्यों, क्योंकि कोवेरियंस नेगेटिव है। एंड 0.8 क्यों, क्योंकि जो स्प्रेड है ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्प्रेड बढ़ता जाएगा माई कोरिलेशन विल डिक्रीज, जैसे जैसे स्प्रेड बढ़ता जाएगा माई कोरिलेशन विल डिक्रीज। जीरो मतलब देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन डेटा, एक्स और वाई में मैं कोई कोरिलेशन बोल ही नहीं सकता हूँ, देर इज नो रिलेशन। ठीक है, एंड जैसे जैसे अगेन डेटा हल्का हल्का स्प्रेड कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.3 टू 0.6 टू 0.95 टू 1। ठीक है, जैसे जैसे और एकदम लीनियर के केस में देर इज गुड रिलेशन बिटवीन माई एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड हेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड +1। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मेरा जो भी कोवेरियंस है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड हेंस दैट इज। सो ऐसे टाइप ऑफ डेटा को मैं बोलता हूँ परफेक्ट कोरिलेशन। ऊपर above the images it is stronger correlations, down the images it is weaker correlations। ठीक है, एंड ये भी कुछ है आप पढ़ लेना, so it is the one and the same thing। okay, now in real life क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डेटा डेटा में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स या फिर बोल लो प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स से मेरे पास कोई डेटा सेट है, किसी चीज़ का डेटा सेट है जिसके अंदर पर्सन का एज है, टोन एज है, पैसेंजर्स है, जो भी है। ठीक है, लेंथ है, कैबिन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ डेटा में कुछ कुछ तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट में मेरे पास फीचर्स हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं हर एक डेटा पॉइंट का दूसरी डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोरिलेशन निकालूं तो क्या आएगा। सो लेट्स से एज के साथ कोरिलेशन कितना आ रहा है, 1। सो बेसिकली एज को एज के साथ प्लॉट कर दोगे। ठीक है, लेट्स से एक्स एक्सेस पे भी एज ले लिया, वाई एक्सेस पे भी एज ले लिया। सो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 30 के साथ 30। सो एज के साथ कोरिलेशन 1 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। सो टोन एज के साथ कोरिलेशन देख रहे हो, सो एवरी डेटा का उसके साथ कोरिलेशन विल बी 1 ओनली, राइट। एंड आप देखो एज का टोन एज के साथ -0.61, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ रहा होगा एज बढ़ रहा होगा टोनेज कम हो रहा होगा, टोनेज कम हो रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। एंड माइनस माइनस है तो ऐसा हो रहा होगा। और 0.61 का कहने का मतलब क्या है, तो स्प्रेड ज्यादा होगा, लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इट इज -0.61, इट इज -0.61। जैसे कि आप कैबिन्स और टोनेज में देखो 0.95, मतलब टोनेज बढ़ रहा है तो कैबिन भी बढ़ रहा होगा एंड ऑलमोस्ट लीनियर होगा, तभी 0.91 0.95। सो दैट इज हाउ वी डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन रियल लाइफ डेटा। ठीक है, सो रियल लाइफ डेटा में हम और भी कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पाइथन में थोड़ा सा देखा था हम लोग ने, लेकिन मशीन लर्निंग में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ खेलेंगे, तब हम और ज़्यादा देखेंगे कि भाई हाउ वी डू एनालिसिस एंड ऑल दोज थिंग्स। इट इज़ जस्ट दैट कि मैंने आपको यहाँ पे
थोड़ा सा ग्लिम्स देने की कोशिश की कि एक्चुअल में हम कोवेरियंस और कोरिलेशंस को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स बहुत यूज़ करेंगे कोवेरियंस और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है, देखेंगे आगे, ठीक है। कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, बहुत इंटरव्यूज में पूछते हैं। कोरिलेशन क्या बोलता है? कोरिलेशन का मतलब यह है, ऐसा समझो, दिस इज रिलेटेड टू दैट, this variable is related to that variable, this feature is related to that feature. So ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से आ रहा है तो that is nothing but correlation. Causation का मतलब होता है this causes that, मतलब इसके वजह से वो हुआ, तो that is causation, ठीक है। एंड ये दोनों चीजें अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। कई बार डेटा को देख के आप जब एनालाइज करते हो एंड देन यू विल से कि भाई सिंस कोरिलेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब कि देर इज अ हाई चांस कि दोनों डेटा के बीच में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, मतलब एक की वजह से दूसरा हो गया हो रहा होगा या दूसरे की वजह से पहला हो रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता है, देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से कि भाई गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है। तो गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, गर्मी की वजह से आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो गर्मी के वजह से आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ ठीक है। सो दिस समर इज कॉजिंग द सेल्स ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज, एंड गर्मी की वजह से नंबर ऑफ सनबर्न के केस बढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ गर्मी की वजह से बढ़ रहे हैं। और सिंस गर्मी की वजह से लोगों को गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से लोगों को गर्मी लग रही है, ठीक है, तो गर्मी लग रही है तो फिर लोग आइसक्रीम भी खरीदना पसंद करेंगे, एंड हेंस जितना लोगों को ज़्यादा गर्मी लगेगा लोग उतना ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेंगे, एंड हेंस मैं बोलूँगा कि भाई गर्मी लगने का जो भी लोगों का जो भी पैरामीटर होगा, जिस भी तरीके से नापेंगे, ठीक है, इन दोनों में देर इज सम काइंड ऑफ कोरिलेशन, करेक्ट। आइस आइसक्रीम की सेल कम हो रही है, इसका मतलब कि लोगों को गर्मी नहीं लग रही, या फिर लोगों को गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम की सेल ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो दिस सन इज कॉजिंग बोथ द इवेंट्स, एंड इन दोनों के बीच में देर इज सम कोरिलेशन, ठीक है, सम कोरिलेशन, ठीक है। सो बट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, पढ़ लेना, ठीक है, ये आप ही लोग के लिए लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हेन कोरिलेशन डजंट कॉज द इज नॉट कॉजेशन। सो लेट्स से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, रेड में, रेड वाले पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स वर्ल्ड वाइड नॉन कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस, ठीक है। सो नॉन कमर्शियल स्पेस की लॉन्चिंग हुई होगी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो उसको एवरी ईयर कितनी लॉन्च हुई है? सो 1997 में देर वर अराउंड 54 ऐसे स्पेसेस थे जो लॉन्च हुए हैं, 1998 में देर आर फ्यू, 1999 में देर आर 42, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसे जितने भी नॉन कमर्शियल स्पेस लॉन्च हुए हैं, ठीक है, ऐसे स्पेस लॉन्च मतलब लेट्स से अर्थ से कोई एक रॉकेट छोड़ा गया, ओके। सो नॉन कमर्शियल, ठीक है, नॉन कमर्शियल। सो ये जितने भी स्पेसेस में लॉन्चेस थे, ठीक है, इन सारों का ग्राफ है ओवर द पीरियड ऑफ 1997 टू 2009। अब ब्लैक में क्या है? सोशोलॉजी डॉक्टर्स अवॉर्डेड इन यूएस। सो सोशोलॉजी में पीएचडी कितने लोगों ने करी है? सोशोलॉजी में पीएचडी कितने लोगों ने करी है यूएस में? 1996 में कितने लोगों ने करी है? इतने लोगों ने। 1998 में, समझ रहे हो? सो अब अगर इस डेटा सेट का अगर आप कोरिलेशन निकालोगे, कोरिलेशन इज 0.78, कोरिलेशन इज 0.78, कोरिलेशन इज 0.78, एंड यू विल से कि भाई दोनों डेटा में कोरिलेशन है 0.78, मतलब कुछ सम काइंड ऑफ कोरिलेशन होगा। तो क्या इनमें कोरिलेशन तो है, चलो मैथमेटिकली तो प्रूवन है, नंबर आ रहा है 0.78, लेकिन क्या बोल सकते हो कि भाई जितने ज़्यादा पीएचडी कर रहे थे लोग, वो उसी की वजह से स्पेस नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल स्पेस लॉन्च थे वो ज़्यादा हो रहे थे? नहीं, करेक्ट। बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, राइट? इंडिपेंडेंट, डिस्जॉइंट नहीं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सेम, लेट्स से लेट्स से रेड में है शार्क अटैक्स एंड आइसक्रीम, ब्लू में है आइसक्रीम, ठीक है। सो ग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम, एंड इसका अगर इस डेटा सेट का कोरिलेशन निकालोगे, कोरिलेशन लेट्स से 0.9 है, तो क्या बोलोगे कि शार्क अटैक्स की वजह से आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, या शार्क अटैक्स कम है इसलिए आइसक्रीम की सेल कम हो रही है? नहीं, राइट, क्योंकि ऑल्दो द डेटा इज कोरिलेटेड, ठीक है, पर एक दूसरे को कॉज नहीं कर रहे हैं डेटा, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू नेक्स्ट साइड।